हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज अपन देखते हैं भारत के निर्वाचन आयोग को पढ़ते हैं, किस प्रकार से वो निर्वाचन आयोग काम करता है, क्या इनके कितने सदस्य होते हैं और कब इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में अपन आज देखते हैं। क्योंकि अभी थोड़े समय बाद वो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए वो करंट की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले ये कौन से भाग में है भारतीय संविधान के, तो भाग 15 पार्ट 15 में है निर्वाचन आयोग। और आर्टिकल 324 में दे रखा है निर्वाचन आयोग। और ये निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और इसका है वो गठन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए किया गया था। और ये किन किन के चुनाव करवाता है, तो जो संसद के सदस्य होते हैं, सांसद उनका, और राज्य विधानमंडल के सदस्य, एमएलए, जो विधानमंडल में जो विधान परिषद और विधानसभा होती है तो उनके सदस्यों का भी निर्वाचन आयोग करवाता है। और उसके साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका है वो निर्वाचन करवाने का कार्य इनका है निर्वाचन आयोग का। संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का चुनाव करवाना, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और ये वर्तमान में कितने सदस्यीय संस्था है, तो वर्तमान में 3 सदस्यीय निकाय है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अतिरिक्त या 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान में है वो श्री राजीव कुमार, है वो वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना, इसके लिए इसके उद्देश्य से इनका वो गठन किया गया था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना। और ये किन किन के चुनाव को संपन्न करवाता है, संचालन, नियंत्रण, और ये किन किन के चुनावों को करवाता है, तो सबसे पहले अपने देखा संसद सदस्य और राज्य विधानमंडलों के सदस्य। उसके बाद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव को संचालित करवाता है। और जो भी व्यवस्था होती है चुनाव करवाने संबंधित, वो सब है वो मुख्य चुनाव आयोग देखता है। और उसके साथ है वो चुनाव में संचालन और नियंत्रण करता है। तो अपन ने देखा कि तीनों का वो तो ये जो निर्वाचन आयोग है वो भारत के मतलब संसद के सदस्यों का भी वो निर्वाचन करवाता है और साथ ही राज्य विधानमंडल के सदस्यों का भी निर्वाचन करवाता है। तो इसलिए है वो ये अखिल भारतीय निकाय है, अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि और ये राज्य और देश के लिए बराबर है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों का भी चुनाव करवाने का कार्य करता है और संसद सदस्यों का भी चुनाव संपन्न करवाता है। तो इसलिए वो अखिल भारतीय संस्था है। और ये कैसी संस्था है, चूँकि इनका है वो प्रोविजन संविधान में है, कौन से आर्टिकल में, 324 में। तो ये एक सांविधिक संस्था है। निर्वाचन आयोग कैसी है, सांविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, सांविधिक नहीं। सांविधिक तो वो होती है जिसको वो बाद में जोड़ा गया हो संसद के द्वारा नए कानून बनाकर, तो ये संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। कैसी है, संवैधानिक संस्था, इसका ध्यान रखना, संवैधानिक निकाय कह सकते हैं अपन, संवैधानिक निकाय है। और इसका कार्य अपन ने देखा किन किन के चुनाव संपन्न करवाते हैं। और इसी के साथ जो राज्य के अंतर्गत पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं और नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उनका है वो ये निर्वाचन मुख्य भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये वो संपन्न नहीं करवाता है। तो अपन ने देखा कि जो चुनाव आयोग है वो
इन के चुनाव को संपन्न करवाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल के सदस्य और संसद के सदस्य। और इसी के साथ एक संवैधानिक निकाय है। और एक बात का ध्यान रखना कि जो राज्य के अंतर्गत जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं और नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उनको है वही निर्वाचन आयोग नहीं करवाता संपन्न। उसके लिए वो राज्य में अलग से निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग होता है, वो उनके चुनाव संपन्न करवाता है। किसके? पंचायती राज चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव, वो है वो राज्यों में अलग से राज्य चुनाव आयोग होता है। इस कार्य को वो करता है, राज्य चुनाव आयोग, चुनाव संपन्न करवाने का कार्य। तो अब अपन है वो 3 बिंदुओं पर इसकी चर्चा करते हैं। पहले संरचना देखेंगे, दूसरी इसकी शक्ति और कार्य, और स्वतंत्रता, ये किस प्रकार है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो इन 3 बिंदुओं पर आज अपन चर्चा करें। अब देखते हैं अपन निर्वाचन आयोग की संरचना। निर्वाचन आयोग, तो ये निर्वाचन आयोग है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अपन देख रहे हैं संरचना आर्टिकल 324 के उपबंध के अनुसार। आर्टिकल 324 के उपबंध के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, नहीं वहां पर तो ऐसा लिखा हुआ है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जो निर्वाचन आयोग मिलकर बना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त। किन किन से मिलकर बना होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होगा। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? नियुक्ति राष्ट्रपति। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसी के साथ जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अपन देखा मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले तो जो निर्वाचन आयोग वो किन किन से बना होगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और जो चुनाव निर्वाचन आयोग है उनका अध्यक्षता के कार्य भी कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन आयोग, वो भी उसका वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और ये अपन ने देखा। और जो चुनाव आयोग है उनकी है वो सलाह के आधार पर राज्य प्रादेशिक आयुक्त उनकी सहायता के लिए, जो चुनाव कार्य होते हैं उनकी सहायता के लिए, राज्यों में उनकी सहायता के लिए वो प्रादेशिक चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह के आधार पर? तो जो निर्वाचन आयोग है उनकी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और अध्यक्षता के रूप में कार्य कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयोग है, वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वही निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है। अब अपन देखते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, टोटल 3 सदस्यीय निकाय है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। इन तीनों की है वो सेवा शर्तें, शक्तियां, वेतन, भत्ते, अन्य लाभ सब
समान होते हैं। इनमें तीनों में वो सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते एवं अन्य अनुलाभ, इन तीनों के समान होते हैं। और किन के समान होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान। जितना वो अनुलाभ या सेवा शर्तें जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, उसी के समान इनकी भी होती है, सुप्रीम कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनकी सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते, अन्य अनुलाभ सब उनके समान होते हैं। तो अपन ने देखा कि जो 3 सदस्यीय निकाय है, इनमें तीनों सदस्यों का वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें वो सब समान होती हैं। और किसके समान होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जितना वेतन, लाभ, भत्ता दिया जाता है। और किसके समान होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होती है। अब अपन देखते हैं इनका कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी अधिक हो। कितना कार्यकाल होता? 6 वर्ष का। और अगर 6 वर्ष होने से पहले वह 65 वर्ष पूर्ण हो गए तो फिर है वो भले ही कितना कार्यकाल किया हो, 2 साल किया हो, 3 साल का रहा हो, तो उनसे पहले वो पद से उनको हटना पड़ेगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। अब अपन दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता। ये किस प्रकार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? क्योंकि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और निष्पक्ष चुनाव करवाने का कार्य करती है, तो ये किस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है? तो ये पदावधि के दौरान पदावधि तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। पदावधि तक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और इनको यदि अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हटाना है तो किस प्रकार हटाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान, क्योंकि इनके सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते, लाभ सब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं, तो इनको है वो हटाया भी सुप्रीम कोर्ट के, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार सेम प्रोसेस से वो निर्वाचन आयुक्तों को भी हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, ठीक है, कि न्याय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान, वही सेम प्रोसेस है हटाने की, ठीक है। और दूसरा है प्रोविजन कदाचार और अक्षमता। इसके आधार पर यदि हटाना है अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, तो फिर है वो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से बिल पास करें, प्रस्ताव पारित कर। तो निर्वाचन आयोग की शक्तियों को या कार्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रशासनिक कार्य या शक्ति, दूसरा है सलाहकारी शक्ति के दो यहाँ सलाहकारी कार्य इनके, और तीसरा है अर्ध न्यायिक। ये इनके कार्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रशासनिक कार्य या शक्तियाँ,
दूसरी सलाहकारी शक्तियाँ और तीसरी हो इसकी अर्धन्यायिक शक्तियाँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, उनके वो प्रशासनिक कार्य क्या क्या होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, निर्वाचन क्षेत्र या भूभाग का निर्धारण करना, निर्वाचन क्षेत्र या भूभाग निर्धारित करना। दूसरा इसका प्रशासनिक कार्य क्या है, नामावली सूची तैयार करना, जो मतदाताओं की सूची होती है वो तैयार करना, और जो योग्य नए मतदाताओं उनको पंजीकृत करना, नामावली तैयार करना, और जो योग्य मतदाता है उनको है वो पंजीकृत करना। जिनकी है वो एज 18 से ऊपर हो गई है, 18 वर्ष हो गई है, तो वो मतदान का उनको अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए उनको है वो योग्य मतदाताओं का पंजीकरण, योग्य मतदाताओं का पंजीकरण। और तीसरे इसका अब प्रशासनिक कार्य देखें तो इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। चुनाव की तिथि और समय सारणी को निर्धारित करना, चुनाव तिथि एवं समय सारणी, उसको वो निर्धारित करना, तैयार करना, चुनाव की तिथि को तय करना, और चुनाव की जो समय सारणी उसको है वो निर्धारित करना। इसी के साथ जो राजनीतिक दल है उनको है वो मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों और उनके चुनाव चिन्ह को मान्यता प्रदान करना। मान्यता देना। और इसी के साथ जो राजनीतिक दल होते हैं उनके प्रचार के लिए दूरदर्शन इस पर है वो इनका टाइम टेबल जारी करना। अब अपन देखते हैं सलाहकारी शक्तियाँ या कार्य। तो सलाहकारी शक्तियाँ में है वो सबसे पहले जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी है वो निरर्हता या अयोग्यता की सलाह किसको देना, राष्ट्रपति को देना। सांसदों की निरर्हता, निरर्हता की सलाह किसको देना, राष्ट्रपति को। ये इनके सलाहकारी कार्य हैं, यानी कि जो सांसद है वो अयोग्य है उनके पद की वो शर्तों के अनुसार, तो उनकी है वो सलाह कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है राष्ट्रपति को उनको। और जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, विधानमंडलों के सदस्यों की निरर्हता की सलाह राज्य के राज्यपाल को देना, संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो ये इनकी सलाहकारी जो शक्ति है, जो सांसद है वो अयोग्य है तो उनकी सलाह राष्ट्रपति को देता है, और राज्य विधानमंडलों के सदस्य वो यदि अपने पद के लिए अयोग्य है तो उसकी सलाह है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल को देता है। अब अपन देखते हैं इसकी अर्ध न्यायिक किस प्रकार है, वो अर्ध न्यायिक के रूप में कार्य करता है। वही लिखा है जो यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। अर्धन्यायिक शक्ति या अर्धन्यायिक कार्य, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने या चुनाव चिन्हों को मान्यता प्रदान करने से जो संबंधित विवाद होता है उसका वो निपटारा भी चुनाव आयोग ही करता है। राजनीतिक दलों या चुनाव चिन्ह संबंधित राजनीतिक दलों को मान्यता या चुनाव चिन्ह विवाद उसको वो कौन देखता है,
चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग ही देखता है। तो जो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना या चुनाव चिन्ह विवाद है, तो उसका सुलझान कौन करता है? तो ये निर्वाचन आयोग यही करता है। तो इसलिए वो ये अर्धन्यायिक मतलब इसके पास थोड़ी न्यायालय की शक्तियाँ भी है। तो ये जो विवाद होते हैं उनको वो सुलझाता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने संबंधी या फिर चुनाव चिन्हों को आवंटित करते संबंधित। इसी के साथ दूसरा देखें तो अपन अगर कई मतदान केंद्रों पर यदि धांधली हुई है या फिर अपन कह सकते हैं लूटपाट हुई या अवैध तरीके से वो मतदान हुआ है, तो फिर उनको वो चुनाव को रद्द भी कर सकता है। चुनाव रद्द करवाना किसके आधार पर? अर्धन्याय। चुनाव को रद्द करवाना, यदि चुनाव सही तरीके से संपन्न नहीं हुए हैं तो चुनाव को रद्द करना भी ये इसका कार्य है। तो अपन ने देखा चुनाव रद्द करवाना, ये इसकी अर्धन्यायिक शक्तियाँ हैं। पर सबसे पहले अपन ने देखी प्रशासनिक जो शक्तियाँ होती है कार्य वो देखी। उसके बाद में सलाहकारी कार्य में जो चुनाव को संपन्न करवाने के लिए जो कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए भी वो आग्रह करता है राज्यपाल से या राष्ट्रपति से कर्मचारियों के लिए आग्रह करता है। तो ठीक है, आज अपन ने देखा मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में, इनके कार्य, शक्तियाँ और इसकी संरचना के बारे में देखा, और इसके साथ ये किस प्रकार स्वतंत्र रूप से कार्य करती है उसके बारे में अपन देखा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले समय, तब तक के लिए थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले समय।